तो स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा है कि आपने इससे पहले वीडियो में दिए गए जितने भी श्लोक मैंने समझाए थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको अगर उसमें कोई कठिनाई या दिक्कत हुई होगी तो आपने अवश्य ही अपने प्रश्न आपने कमेंट बॉक्स में किए होंगे। तो इससे पहले हम 7 श्लोक कर चुके हैं, अब हमें 8वां श्लोक शुरू करना है। जो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एक मेन बात ये है कि संस्कृत के अंदर कुछ इस तरह की संख्याएं पाई जाती हैं। जो संस्कृत की गणित होती है या कहूँ कि संस्कृत की संख्याएं होती हैं वह कुछ इस प्रकार की होती हैं। ये देखिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं या फिर आगे संस्कृत साहित्य लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो आपको इस तरह की गिनती आना अति आवश्यक है। अगर आप इस प्रकार की गिनती या संख्याएं डालते हैं संस्कृत के अंदर या पेपर देते वक्त, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये 8 है, तो श्लोक संख्या 8 का उच्चारण अब करेंगे हम। और इससे पहले आपको प्रसंग और विशेष पर जो मैंने आपको बताया है उस पर आप ध्यान दीजिए। अब मैं सीधे श्लोक करवाऊंगी, उसकी व्याख्या करवाऊंगी और शब्दार्थ करवाऊंगी। तो प्रसंग और विशेष अब आपको ही लिखना होगा। और मैं चाहती हूँ कि जो संस्कृत के जो वर्ड्स हैं या शब्द हैं ये आपको अच्छी प्रकार से भली भांति आपको आए, इसके लिए आप इन संस्कृत शब्दों के, इन श्लोकों के या फिर ये जो गद्य भाग होते हैं, गद्य का अर्थात है जो लिखे हुए संस्कृत में सीधी लाइनें होती हैं, आप उनका उच्चारण कीजिए, आप उनको बोलिए, उनको जोर जोर से या फिर धीरे धीरे कैसे भी करके उनको अपनी जीवा या जीभ से उच्चारण कीजिए, उनको बोलिए। उससे क्या होगा, आपको ये संस्कृत के शब्द स्पष्ट रूप से बोले जाएंगे और जैसा आप बोलते हैं आप वैसा ही लिख पाएंगे। तो जो आपके एग्ज़ाम होते हैं 10वीं में, उसमें आप अच्छी तरीके से लिखें, भली प्रकार से लिखें, अच्छी संस्कृत लिखें ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। उसके लिए आपको उच्चारण भी करना होगा। सर्वप्रथम हम श्लोक संख्या 8 का उच्चारण करते हैं। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भूः तावतीं भुवमावृत्यै राष्ट्रमेकं निगद्यते। एक बार फिर से देखिए, समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भूः तावतीं भुवमावृत्यै राष्ट्रमेकं निगद्यते। अब इनके शब्दार्थ साथ साथ में देखिए और उनको लिखिए भी। समान संस्कृति मताम अर्थात समान संस्कृति, मताम अर्थात मानने वाले, समान संस्कृति को मानने वाले, यावती, यावती का अर्थ होता है जितनी, पितृ, पितृ अर्थात पूर्वजों की, पुण्य अर्थात पवित्र, भू अर्थात भूमि, तावतीम उतनी, तावती का अर्थ यहाँ पे है उतनी, भूमावृत्ते, इसमें भुवम अलग है और आवृत्ते अलग है। ये जो डंडी है वो आ का प्रतीक है। म से, जैसे आपका म इतना ही है प्लस इसमें अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरा म बना हुआ है। जब म अलग होगा तो ये जो डंडी है वो अ में आ का रूप ले लेगी। आपकी ये संधि है, संधि के अंदर ये इस तरह से आता है, वो मैं आपको व्याकरण में समझाऊंगी। भुवम आवृत्ते अर्थात है भुवम, भुवम का अर्थ है भूमि को, आवृत्ते का अर्थ है घेर कर, राष्ट्रीयम एकम, राष्ट्रीय अलग है यहाँ और एकम अलग है। राष्ट्रीय का अर्थ होता है राष्ट्रीय, एकम का एक, निगद्यते या कथ्यते कहा जाता है, गद्यते का अर्थ है कहा जाता है। तो एक बार इसका अन्वय देखिए। ये रहा, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम इति द्वयम यस्य न विद्यते। अब देखिए शब्दार्थ मैच कीजिए, जो आपने शब्दार्थ लिखे थे उनको साथ साथ में लिखिए। पितृभूत्वम, पितृभूत्वम का अर्थ था
कि आपका ये वाला श्लोक है। हाँ, समान संस्कृति मताम का अर्थ है समान संस्कृति को मानने वाले। जनानाम का अर्थ है लोग। यावती पितृपुण्य भू, जितनी भी, यावती का अर्थ जितनी, पितृ पूर्वजों की पवित्र भूमि है, तावतिम उतनी, भुवम भूमि को, आवृत्ते घेर कर, एकम राष्ट्रम एक राष्ट्रीय निगद्यते कहा जाता है। इसका अर्थ है कि समान संस्कृति के मतों को मानने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों की जितनी भी पवित्र पूर्वजों की पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को घेर कर एक राष्ट्र कहा जाता है। और ऐसा राष्ट्र कौन सा है? भारत देश। ये हो गया आपका 8वां श्लोक। अब 9वां श्लोक देखते हैं। 9वें श्लोक का उच्चारण कीजिए। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वतत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। एक बार फिर देखिए। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। पितृभूत्वं का अर्थ होता है पैतृक भूमि या पूर्वजों की भूमि का भाव। पुण्यभूत्वम पवित्र भूमि का भाव। भू का अर्थ यहाँ पृथ्वी है। द्वयम दो, यस्य ना विद्यते, यस्य का अर्थ जहाँ, ना नहीं, विद्यते होते हैं, तस्य वहाँ, स्वतत्वम अपनापन या अपनेपन का भाव। इसका अर्थ है अपनेपन का भाव। तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र में, भवितुम ना नहीं हो सकता, किल अर्हति भवितुम न किल अर्हति वहाँ पर नहीं हो सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ पितृभूमि का भाव या पूर्वजों की भूमि का भाव, पुण्य भूमि अर्थात पवित्र भूमि का भाव, ये द्वयम, ये दो, यस्य न विद्यते जहाँ नहीं होते हैं, तस्य वहाँ, स्वत्वम तत्र वहाँ अपनेपन का भाव, तत्र उस राष्ट्र में, भवितुम न किल अर्हति उस राष्ट्र में अपनेपन का भाव नहीं हो सकता। एक बार अन्वय देखिए। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं इति द्वयं यस्य न विद्यते। पितृभूमि का भाव या पैतृक भूमि का भाव, पुण्य पवित्र भूमि का भाव, इति यह दो, द्वयम दो, यस्य न विद्यते जहाँ नहीं होते हैं, तस्य तत्र राष्ट्रे वहाँ उस राष्ट्र में, स्वत्वं भवितुम अपनेपन का भवितुम अर्थात भाव, न अर्हति किल नहीं हो सकता है। इसके कहने का अर्थात ये है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर अगर हमारे मन में अपने पूर्वजों के या फिर अपने पवित्रता भूमि का भाव अगर अपने अंदर नहीं है, तो वहाँ हमें अपनापन भी महसूस नहीं होता है, वहाँ अपनेपन का भाव भी नहीं होता है। अगला आपका श्लोक है। राष्ट्रियस्योत्थान पतने राष्ट्रियान् अवलंब्य ही भवति सर्वदा तस्माच्छीषणीयास्तु राष्ट्रिया। एक बार फिर देखिए। राष्ट्रियस्योत्थान पतने राष्ट्रियान् अवलंब्य ही भवति सर्वदा तस्माच्छीषणीयास्तु राष्ट्रिया। अब इसको अलग अलग कीजिए। राष्ट्रियोत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान, पतने उत्थान और पतन, राष्ट्रियान का अर्थ होता है राष्ट्र में रहने वाले लोग, अवलंबे उनके आधार पर ही, भवत सर्वदा हमेशा से ही, भवत सर्वदा का अर्थ है हमेशा से ही, तस्मा छी, इसमें से आप तस्मात अलग कीजिए और शिक्षणिया अलग कीजिए। शिक्षणिया पूरा शब्द है एक, तो क्या है इसमें? तस्मात शिक्षणीयास्तु। शिक्षणीया का अर्थ है शिक्षित करना चाहिए राष्ट्र के जनों को। अब इसका कहने का अर्थ क्या है? अन्वय में आइए। ये रहा।
राष्ट्रीयान अवलंबे ही, राष्ट्रीय के निवासियों या राष्ट्रीय के लोगों का ही अवलंबे आश्रय लेकर राष्ट्रीय उत्थान पतने भवत, राष्ट्रीय का उत्थान होता है और पतन होता है। उत्थान का अर्थात है ऊंचा उठना, पतन का अर्थ है नीचे गिरना। तस्मात् राष्ट्रीया, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, राष्ट्रीय राष्ट्र के, तू सर्वदा शिक्षणीय, राष्ट्र के सभी, तू अर्थात सभी, सर्वदा हमेशा लोगों को शिक्षणीय राष्ट्र के प्रति शिक्षित करना चाहिए। इसके कहने का अर्थ है कि जिस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उन्हीं के आश्रय पर या उन्हीं का आधार लेकर राष्ट्र का उत्थान होता है अर्थात वो ऊंचे की ओर जाता है, और उसका पतन होता है अर्थात उसका विनाश होता है। तो हमेशा इसीलिए राष्ट्र के प्रति हमेशा लोगों को शिक्षित करना चाहिए। अगला श्लोक है आपका विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यह जो श्लोक है आपके चाणक्य से लिया गया है। इसको एक बार फिर से उच्चारण कीजिए। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। इसके शब्दार्थ लिखिए। विद्या अर्थात ज्ञान, शस्त्रम का अर्थात होता है हथियार, या फिर आपका शस्त्रम का अर्थ होता है कि जैसे वो होते ना शस्त्र, हथियार ही शुद्ध हिंदी में इसको हथियार या फिर ऐसा ही कुछ कहते हैं। च शास्त्रम, और शास्त्र अर्थात जो वेद वेदांग होते हैं वह, च द्वे ये, और ये दो, द्वे का अर्थ ओ दो, च का अर्थ और, विद्ये प्रतिपदे, विद्ये अर्थात पढ़ने, विद्या अर्थात ज्ञान, ठीक है। प्रतिपते का अर्थात होता है प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। शस्त्रेण का अर्थ होता है हथियार या फिर शस्त्रों द्वारा, शस्त्रेण का अर्थ होता है शस्त्रों द्वारा या हथियारों द्वारा, रक्षिते रक्षा होने पर, राष्ट्र की शास्त्र चर्चा अर्थात शास्त्रों पर चर्चा प्रवर्तते करनी चाहिए। अब इसका अन्वय देखिए। शस्त्रम च शास्त्रम च, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, इति द्वे ये दो, विद्ये प्रतिपते ज्ञान प्राप्ति के साधन है या ज्ञान प्राप्ति के लिए है। शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते, शस्त्रों द्वारा राष्ट्र की रक्षा करके ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। चाणक्य का कहने का अर्थ ये है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या जो अपने भारत की पुराण विद्या है या पुरानी प्राचीन विद्या है, ये दोनों विद्या ही ज्ञान प्राप्ति के योग्य है या ज्ञान प्राप्ति के लिए है। तो इनसे ज्ञान प्राप्त करके फिर जो शस्त्र विद्या है उस शस्त्रों द्वारा राष्ट्र की रक्षा के बाद ही हमें शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। अर्थात आप रक्षा फील करते हो, आप सेफ फील करते हो, इसके बाद ही आपको पढ़ना चाहिए या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या उनके ऊपर चर्चाएं करनी चाहिए। ये इसके कहने का अर्थ है। तो विश्वास है कि आपको ये इतना समझ आ गया होगा। 11 श्लोक थे, हमने पूरे कर लिए। उससे पहले जो गद्य था वो हमने पूरा कर लिया। ये एक राष्ट्र के ऊपर आपको पाठ दिया गया है और इन श्लोकों को अलग अलग पुराणों से लिया गया है, वो भी इसलिए ताकि आपको ये साबित किया जाए कि ये जो राष्ट्र के प्रति भावना है या राष्ट्रीय शब्द है ये पश्चिम देशों से नहीं आया है, ये हमारे देश की ही उपज है। ये एकता हमारे देश से ही प्राचीनता से विद्यमान है। तो इसीलिए इतने सारे श्लोक दिए गए, ये एक प्रमाण के लिए भी दिए गए और राष्ट्र के गौरव के लिए भी दिए गए, उसके गुणगान के लिए भी दिए गए हैं। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपके प्रश्नोत्तर है उनके आंसर या फिर उत्तर, और साथ ही आपके जो व्याकरण का भाग है उसको करेंगे। एक PDF बनाऊंगी मैं प्रश्नोत्तर की और उससे आपको आगे की वीडियो सेंड होगी और आपको मिल जाएगी। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अवश्य ही प्रश्न करें। आप कैसे भी प्रश्न कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे भी आप कर सकते हैं।
संस्कृत से जुड़े हुए ही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, चाहे आप 10वीं के पूछे या उससे आगे के। धन्यवाद।